this is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. This is my first video. And today in this video we will read chapter 1st, Nature and Significations of Management. And its PDF you will get my Telegram channel. The link you will get my description. So let's start today's video. प्रबंध का अर्थ। प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे प्रभावपूर्णता का अर्थ क्या होता है? प्रभावपूर्णता का अर्थ है कार्य को समय पर पूरा करना। और कुशलता का अर्थ क्या होता है? कुशलता का अर्थ है कार्य को न्यूनतम लागत पर पूरा करना। अब यहाँ पे प्रबंध का अर्थ क्या होता है? प्रबंध का अभिप्राय यह है कि एक मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रबंध का मतलब ये समझाया गया है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लोग हैं वो एक ग्रुप में कार्य करते हैं। वो किस लिए ग्रुप में कार्य करते हैं? वो इसलिए ग्रुप में कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास में एक एम होता है जिसको उन्हें पूरा करना होता है, और उस एम को पूरा करने के लिए वो इस प्रबंध के प्रोसेस को फॉलो करके उस कार्य को पूरा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध। एक ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट मैनेजमेंट के चलाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो किया जाता है और उसको बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं की। इसमें सबसे पहले आपका आता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी संगठन के कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। प्रबंध इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? हमें एक प्रबंध के प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो उस प्रबंध की प्रोसेस से हमें हेल्प मिलती है उस एम को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए इसे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहा गया है। दूसरा है आपका सर्वव्यापी। प्रबंध सर्वव्यापी है, अर्थात संगठन के प्रत्येक स्तर पर और सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक। कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो है वो सर्वव्यापी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेप पर इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक हो या राजनीतिक। इसीलिए इसको सर्वव्यापी कहा गया है। तीसरा आपका आता है बहुआयामी प्रक्रिया। प्रबंध एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध तथा परिचालन का प्रबंध शामिल है। प्रबंध इन्हीं कार्य को करवाने की एक कला है। कहने का मतलब क्या है कि प्रबंध जो है वो एक कला है। किस लिए? इससे लोगों का प्रबंध होता है, परिचालन का प्रबंध होता है, और इसमें जो कार्य होता है उनका प्रबंध होता है। इन सभी चीज़ों का एक मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए इसको पूरा करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें मैनेजमेंट की। तो उस मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्या कहा गया है? एक कला कहा गया है। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? एक कला है इन सभी कार्य को पूरा करवाने की। चौथा पॉइंट आपका आता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये संगठन में जीवन भर चलती रहती है। संगठन में नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन आदि की आवश्यकता सदैव रहती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रबंध, मैनेजमेंट क्या है? एक निरंतर कंटिन्यूसली चलने वाली एक प्रोसेस है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जीवन भर चलती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन आदि की आवश्यकता हमेशा रहती है। इसीलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रबंध जो है वो एक ग्रुप प्रोसेस है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, अपने एम को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं? ग्रुप्स में वर्क करते हैं। इसीलिए इसको सामूहिक प्रक्रिया बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है गत्यात्मक कार्य। प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है, अर्थात ये बदलते हुए वातावरण के साथ बदलता रहता है। किसी भी संगठन के बाहरी तथा आंतरिक पर्यावरण हमेशा बदलते रहते हैं तथा संगठन के उद्देश्यों को भी इसके अनुरूप बदलना होता है। कहने का मतलब क्या है? प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो एक गत्यात्मक कार्य है। मैनेजमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा बदलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गत्यात्मक कार्य बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। कहने का मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट है वो अमूर्त शक्ति है। इसको देखा नहीं जा सकता, इसकी उपस्थिति को केवल अनुभव किया जा सकता है। इसको हम देख नहीं सकते, ओनली इसको क्या किया जा सकता है? इसको फील किया जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक अमूर्त शक्ति बोला गया है।
नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध के उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट है आपका संगठनात्मक उद्देश्य। इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधन का उचित प्रयोग कर लाभ अधिकतम करने से है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उपलब्ध होते हैं आपके मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, उन दोनों संसाधनों का उपयोग इतने अच्छे से करना कि आप अधिक से अधिक प्रॉफिट को अचीव कर सकें। इसीलिए इसको संगठनात्मक उद्देश्य कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है जीवित रहना। किसी भी संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवित रहना है। किसी भी व्यवसाय को जीवित रहने के लिए सकारात्मक एवं व्यवसाय के हित में निर्णय लेने चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक धन कमा सके और लागतों को पूरा कर सके। कहने का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे समय तक जीवित रहना चाहती है अगर, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे, और प्रॉफिट को अर्न करने के साथ साथ वो पॉजिटिव तरीके से अपने व्यवसाय में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है, बिजनेस में निर्णय लें। अगर वो पॉजिटिव निर्णय लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करती है तो वो लाइफ टाइम या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। नेक्स्ट आपका आता है लाभ अर्जित करना। किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय लाभ के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। लाभ संगठन को अच्छे से चलाने तथा लागत एवं जोखिम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्जित करना, प्रॉफिट को अर्न करना। क्योंकि अगर कोई भी व्यवसाय जो है वो प्रॉफिट को अर्न नहीं करती है तो उसको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस है, तो वो सबसे पहले अगर स्टार्ट होता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन अचीवमेंट क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। अगर वो प्रॉफिट को अर्न करती है तभी उसके ऊपर जो कर होते हैं वो टाइम से चुका सकता है, और जो उसको जोखिम होने की संभावना होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लाभ अर्जित करना इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड आपका आता है वृद्धि एवं विस्तार। दीर्घकाल में किसी भी व्यवसाय के लिए विकास करना अति आवश्यक है। यह व्यवसाय की बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा का सूचक है। इसे बिक्री, कर्मचारी की संख्या, पूंजी निवेश के रूप में मापा जा सकता है। जैसे यदि किसी संगठन की बिक्री, कर्मचारी की संख्या या पूंजी निवेश में वृद्धि होती है तो यह इसके विकास का प्रतीक है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो हमको कैसे पता लगता है, वो हमको इससे पता लगता है कि वहाँ पे जो कर्मचारियों की संख्या है, जो वर्कर्स की संख्या वो कितनी है। अगर वहाँ पे वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है और वहाँ पे वर्कर्स भी बहुत अच्छे से रहते हैं, इसी वजह से वहाँ पे वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर वो बिज़नेस डेवलपमेंट पर है और उसमें अच्छे से बिज़नेस हो रहा है तभी तो बाहर की कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, इसीलिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। और उसकी जो बिक्री होती है, प्रोडक्ट्स की जो सेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें पता लगता है कि वो बिज़नेस डेवलप कर रहा है, वृद्धि हो रही है और विस्तार हो रहा है उसमें। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक उद्देश्य। इससे अभिप्राय सामाजिक हित को ध्यान रखने से है। कोई भी व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग होता है। इसकी स्थापना इसी समाज में होती है तथा इसका ग्राहक भी यही समाज होता है। अतः समाज के प्रति हर व्यवसाय के कुछ न कुछ दायित्व होते हैं। मतलब सामाजिक उद्देश्य, इससे अभिप्राय यह है कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसाय है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले समाज के हित को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो समाज के हित को ध्यान नहीं रखता है तो वो उस समाज में अपने व्यवसाय को नहीं चला पाएगा। क्योंकि उसके जो ग्राहक होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो भी तो उसी समाज से आते हैं। और अगर वो उस समाज के प्रति ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएगा और अपने व्यवसाय को नहीं चलाएगा तो वहाँ से जो उसके पास कस्टमर्स आते हैं वो नहीं आएंगे, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसको समाज के हित को हमेशा ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को चलाना चाहिए। अब हर व्यवसाय के क्या होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। किसके लिए, समाज के लिए। जिससे कि क्या होता है, कम कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध कराना, उसको बहुत ही कम कीमत पर, जिससे कि कंपनी को भी लॉस ना हो और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहें। तो उसको ऐसी कीमत पर प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए उत्पादन करना चाहिए। उसको एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। करों का ईमानदारी से और समय पर भुगतान करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको, उसके ऊपर जितने भी कर होते हैं उनका समय पर भुगतान करना चाहिए।
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा जीवन स्तर में सुधार करना। उसको क्या करना चाहिए, उसको मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करना चाहिए तथा जीवन के स्तर में भी सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। इससे अभिप्राय कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखने से है। ये उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। कर्मचारी किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं तथा हर व्यवसाय का इनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जिसे संगठन को पूरा करना उसका नैतिक कर्तव्य है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनके प्रति निर्णय लेने चाहिए। उनके प्रति ही अपना कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति उनको ध्यान में रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए और उनको जो वर्क्स होते हैं वो उनको ऐसे देने चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाइड भी रहें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप जो भी काम करा रहे वो भी अच्छे से पूरा हो सके। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब इनको महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों कहा गया है? महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ही नहीं है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला सकते हैं? कोई एक इंसान या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए वर्कर्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वर्कर्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला गया है। जैसे कि हम किसी भी मकान को बिना पिलर के खड़ा नहीं कर सकते, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बिना वर्कर्स के नहीं चला सकते। इसीलिए वर्कर्स के हित को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि क्या? कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए, कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि होनी चाहिए, कार्य करने का अच्छा वातावरण होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ये सभी कर्तव्य जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। किसके प्रति? कर्मचारियों के प्रति, वर्कर्स के प्रति। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध का महत्व। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध कर्मचारी में टीम भावना तथा समन्वय का विकास करने में सहायता करता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कर्मचारियों के बीच में, वर्कर्स के बीच में टीम की भावना उत्पन्न करता है और उनके बीच में एक समन्वय का विकास करता है जिससे कि क्या होता है, किसी भी संगठन के कह सकते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, उनको प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता, योग्यता तथा कुशलता में वृद्धि करता है। इससे संसाधनों का उचित प्रयोग होता है और संसाधनों की बर्बादी कम होती है जिससे लागत भी कम आती है। प्रबंध क्या करता है? मैनेजमेंट जो है वो कर्मचारियों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज कर देता है, उनकी योग्यता तथा कुशलता में भी वृद्धि करता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी आपके मानव संसाधन हैं उन संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है, संसाधन भी बहुत कम उपयोग होते हैं और उसमें लागत भी बहुत कम लगती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रत्येक संगठन का प्रबंधन बदलते वातावरण के अनुसार करना होता है। प्रबंध इन्हीं परिवर्तनों को पता लगाकर जोखिम, टकराव, चुनौतियों से बचने में संगठन की सहायता करता है। मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जोखिम होते हैं, जो भी आने वाले लॉसेस होते हैं उनका पहले से ही पता लगा लेता है। कैसे? इन्वायरमेंट के बदलते स्वरूप को देखते हुए क्या होता है, मैनेजमेंट को पहले से ही पता लग जाता है कि फ्यूचर में क्या लॉसेस होने वाले हैं, तो उन लॉसेस को पहले से ही पता लगाकर वो उन लॉसेस को बहुत कम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर व्यवसाय के व्यक्तिगत उद्देश्य तथा संगठन उद्देश्यों में तालमेल बैठाता है। प्रबंध क्या करता है? मैनेजमेंट जो है वो व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में, व्यक्तिगत जो उद्देश्य होते हैं, जो एम्स होते हैं, उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करता है और व्यवसाय के, ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी भी कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं उनके बीच में तालमेल बैठाने में भी मदद करता है और उनको अचीव करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आपका आता है समाज के विकास में सहायक। प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। यह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं, सेवाएं, रोजगार के अवसर प्रदान कर समाज के विकास में सहायता करता है। मैनेजमेंट जो है वो समाज के विकास में, समाज के
डेवलपमेंट में, विकास में बहुत अच्छे से सहायता करता है। कैसे? एक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराता है, उनको सेवाएं उपलब्ध कराता है, उनको सर्विसेज अच्छी अच्छी देता है, उसके साथ साथ उनको रोज़गार के भी अवसर देता है, जिससे क्या होता है, उनको प्रोडक्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, उनको सर्विसेज भी अच्छी मिलती है और बेरोज़गारी भी बहुत कम होती है। इसी वजह से इसको प्रबंध को क्या कहा गया है? विकास में, समाज के विकास में सहायता करना कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध कला के रूप में कहने का क्या मतलब है? जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, प्रबंध एक कला है। किस चीज़ की? कार्य करवाने की, लोगों से, आपके वर्कर से कार्य करवाने की, एम्स को अचीव करने की। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है प्रबंध एक कला है। अब प्रबंध की कला की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है आपकी सैद्धांतिक ज्ञान। कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है, अतः प्रबंध कला है क्योंकि कला की ही तरह प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। क्या कहा गया है कि प्रबंध जो है वो एक क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान है, और वो एक सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। और प्रबंध जो है वो मैनेजमेंट जो है वो आपकी एक कला है। किस चीज़ की? किसी भी कार्य को करवाने की, और कार्य को कराने के साथ साथ अध्ययन की जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराने की, इसीलिए इसको एक कला के रूप में बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत प्रयोग। सभी लोग अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि सभी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए कला एक व्यक्तिगत अवधारणा है। तथा प्रबंध भी, जो कला है और जो प्रबंध है, दोनों ही क्या है? एक व्यक्तिगत अवधारणा है। क्यों? वो इसलिए, जितने भी पीपल्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उन सबका काम तो सेम होता नहीं है। वो सभी अपने अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं जिस चीज़ में वो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सबको उनके अकॉर्डिंग उनका काम दिया जाता है। इसलिए क्या कहा गया है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना कार्य होता है और वो अलग अलग अपने कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए प्रबंध को और कला को, दोनों को एक व्यक्तिगत अवधारणा कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है अभ्यास एवं सृजनशीलता, जिसमें है कला अभ्यास तथा सृजनशीलता पर आधारित होती है। कला क्या है? एक अभ्यास तथा सृजनशीलता पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितना अभ्यास किया है। जिस प्रकार कला को अभ्यास तथा अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है, इसी प्रकार प्रबंध को भी अभ्यास तथा अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है। व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितना अभ्यास किया है। वैसे ही आपकी जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर सुधार कैसे किया जा सकता है? उसके अंदर सुधार अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है, अभ्यास का अनुभव लगा के किया जा सकता है। इसीलिए इसको अभ्यास एवं सृजनशीलता कहा गया है। प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। कहने का मतलब क्या है? प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो साइंस के रूप में कैसे है? उसकी कुछ विशेषताएं। फर्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत ज्ञान समूह। प्रबंध का विज्ञान की तरह ही व्यक्तिगत ज्ञान समूह है। इसके सिद्धांत कारण तथा परिणाम के बीच संबंध प्रकट करते हैं, जो सिद्धांतों, अभ्यासों तथा प्रयोगों पर आधारित होते हैं। कहने का क्या मतलब है? मैनेजमेंट जो है वो एक व्यक्तिगत ज्ञान समूह है। इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, परिणाम होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है, जो संबंध उपस्थित होता है, वो कैसे होता है? वो आपके प्रिंसिपल्स, अभ्यासों और प्रैक्टिकल्स पर आधारित होते हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उन पर आधारित होता है, इसीलिए इसको विज्ञान के रूप में बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत कई वर्षों का शोध है, परीक्षण, प्रयोग तथा अवलोकन के बाद प्राप्त होते हैं। उसी तरह प्रबंध के सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। अतः विज्ञान की तरह ही प्रबंध में भी प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत है। कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक सिद्धांत कई वर्षों का शोध है। वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो कई वर्षों का शोध है, और प्रशिक्षण, प्रयोग तथा अवलोकन के बाद ही ये प्राप्त होते हैं हमको। कैसे प्राप्त होते हैं? प्रशिक्षण, प्रयोग तथा अवलोकन के बाद हमको प्राप्त होते हैं। उसी तरह से प्रबंध के भी जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? वो भी सेम इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। अतः विज्ञान की तरह ही प्रबंध में भी प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। जैसे विज्ञान में प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं, उसी तरह से आपके मैनेजमेंट में भी प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। इसीलिए इसमें बोला गया है प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत। नेक्स्ट आपका आता है व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा सभी लोगों द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी सत्य पर आधारित होते हैं, इसीलिए ये व्यापक रूप से वैध होते हैं।
वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, वो सत्य पर आधारित होते हैं तथा सभी लोगों द्वारा स्वीकृत होते हैं। ये सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। और इसी प्रकार के प्रबंध के सिद्धांत भी सत्य पर आधारित होते हैं। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, वो सत्य पर आधारित होते हैं। इसीलिए ये व्यापक रूप से वैध होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, व्यापक वैधता। नेक्स्ट आपका आता है पेशे के रूप में। प्रबंध क्या है, पेशे के रूप में। प्रबंध एक पेशे के रूप में किसके द्वारा कहा गया है, ये पीटर एफ ड्रेकर ने कहा है कि प्रबंध एक पेशा है। कैसे, प्रबंध का अपना नियंत्रण निकाय होता है जो प्रबंध को और कंपनियों के कार्य को नियंत्रित करता है। जैसा कि एम्स द्वारा नियंत्रित डॉक्टरों और चिकित्सक पेशे को नियंत्रित करता है। मतलब क्या है कि प्रबंध जो है वो एक पेशे के रूप में कैसे माना जाता है, वो ऐसे माना जाता है, मैनेजमेंट के अंदर एक नियंत्रण और निकाय होता है और उस नियंत्रण और निकाय को, उस कंट्रोल को, कार्य को कंट्रोल करने को ही क्या कहा गया है, पेशा कहा गया है। इसीलिए इसे बोला गया है प्रबंध एक पेशे के रूप में। भली भांति प्रबंध की पेशे के रूप में कुछ विशेषताएं हैं। पेशे के रूप में इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो ऐसे हैं। फर्स्ट आपकी आती है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह पर आधारित होते हैं, क्योंकि अलग अलग पेशे के लिए अलग अलग ज्ञान तथा अलग शिक्षा होती है जिसे काफ़ी लंबे समय की पढ़ाई के बाद प्राप्त किया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि पेशे का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं जो हमें काफ़ी लंबे समय के बाद प्राप्त होती हैं। अगर आपको कोई व्यवसाय करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है या कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है और उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है और उस पढ़ाई करने के बाद में आपको क्या मिलता है, कुछ डिग्रियाँ मिलती हैं। सपोज अभी आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के बाद में आप फर्स्ट ईयर करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो इसके बाद में आपको क्या मिलती है, बहुत एक लंबे समय के बाद डिग्री मिलती है। इसीलिए इसको कहा गया है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, जो कि आपको बहुत लंबे समय के बाद में डिग्री प्राप्त होती है, उसको सीखने के बाद में, उसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिबंधित प्रवेश। पेशे में हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें प्रवेश प्रतिबंधित होता है। केवल परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता द्वारा ही प्रवेश संभव होता है। पेशे के अंदर, पेशा क्या होता है, एक धंधा। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, तो उसमें आसानी से आपको प्रवेश नहीं मिल सकता, उसमें आसानी से आपको एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कुछ आपके प्रतिबंध होते हैं। और उन प्रतिबंध को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनको आपको शैक्षणिक योग्यता द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप कुछ अच्छी डिग्रियां लेते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिग्रियां आपके पास होती हैं, तो आप उसमें आसानी से एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेवा उद्देश्य। प्रबंध की तरह ही पेशे का मुख्य उद्देश्य सेवा उद्देश्य होता है, क्योंकि इसमें ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती है। सेवा उद्देश्य का क्या मतलब होता है, जैसे मैनेजमेंट का होता है कि वो सेवा करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका एक उद्देश्य होता है सर्विसेज देना, लोगों को प्रोडक्ट्स देना, ठीक है, तो वो एक उसका उद्देश्य होता है। उसी तरीके से पेशे का भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, वो लोगों को अच्छी लोगों को या ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज प्रदान करें। नेक्स्ट आपका आता है नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे की अपनी एक अलग नैतिक आचार संहिता होती है, जिसका पालन हर पेशेवर को अवश्य करना होता है। यहाँ पर क्या है, पेशे की क्या है, एक अलग नैतिक आचार संहिता होती है और उसका पालन क्या है, हर पेशेवर को, हर बिजनेसमैन को अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कुछ नोट है जो कि ऐसे है। प्रबंध के लिए किसी भी प्रकार की विशेष डिग्री तथा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है तथा ना ही किसी प्रकार की नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। प्रबंध पेशे की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता, इसीलिए प्रबंध पेशा है, परंतु पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध का स्तर, प्रबंध के स्टेप्स, जिसमें आपका फर्स्ट आता है उच्च स्तरीय प्रबंध। यह संगठन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इनमें आमतौर पर आपके चेयरमैन आते हैं, मुख्य अधिकारी आते हैं, प्रधान आते हैं, उप प्रधान आते हैं और आदि के नाम से पुकारा जाता है। इनके कार्य निम्न होते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आपके चेयरमैन, मुख्य अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि आते हैं, जिनको हम इस नाम से पुकारते हैं और इनके कुछ निम्न कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं, फर्स्ट होता है विभिन्न विभागों के बीच में एकता और सामंजस्य स्थापित करना।
दूसरा होता है उद्देश्य निर्धारित करना, तीसरा होता है व्यावसायिक नीतियाँ तैयार करना, और चौथा होता है व्यावसायिक पर्यावरण तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना। पांचवा, संगठन को चलाने के लिए वित्त धन की व्यवस्था करना, और नेक्स्ट संसाधन को जुटाना। सेकंड स्टेप आता है आपका मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंधक को आमतौर पर विभाग प्रमुख, परिचालन प्रबंधक आदि के नाम से जाना जाता है। ये उच्च प्रबंधक के अधीन काम करता है। क्या होता है, जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो किसके अधीन काम करता है, ये फर्स्ट वाले स्टेप के अधीन में काम करता है। और इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको किन नाम से पुकारा जाता है, उनको परिचालन प्रबंधक या फिर विभाग प्रमुख के नाम से उनको पुकारा जाता है। अब इनके भी कुछ कार्य होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट आपका आता है ये उच्च स्तरीय प्रबंधक, जो फर्स्ट स्टेप्स के प्रबंधक होते हैं, तथा निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों के बीच का एक चेन का कार्य करते हैं। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, इन दोनों के बीच का एक जो चेन होती है, जो कड़ी होती है, उसका कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, उस फर्स्ट स्टेप के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसको लागू करने का काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारियों को उनका कार्य और दायित्व सौंपना। जो वर्कर्स होते हैं उनके जो कार्य होते हैं, उनका जो वर्क्स होता है और उनका जो दायित्व होता है, उन दोनों को सौंपना इसका काम होता है। नेक्स्ट आपका होता है ये देखना कि उनके विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं या नहीं। ये देखना कि जो डिपार्टमेंट बना हुआ है उस डिपार्टमेंट में जो जहाँ जितनी आवश्यकता है, जितनी पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो वहाँ पर उपलब्ध हैं या नहीं। नेक्स्ट कर्मचारियों को प्रेरित करता, कर्मचारियों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। संबंधित विभागों का मार्गदर्शन या नेतृत्व करना, संबंधित जो विभाग होते हैं उनका क्या करना, मार्गदर्शन करना और उनको नेतृत्व करना। अब आपका लास्ट आता है जिसे कहते हैं निम्न स्तरीय या परिचालन प्रबंधन। निम्न स्तरीय प्रबंध में फोरमैन, निरीक्षक और पर्यवेक्षक आते हैं। ये उच्च तथा निम्न प्रबंधक के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। क्या होता है, जो ये लास्ट का स्टेप है, इसके अंदर जो लोग आते हैं उनको किस नाम से बोलते हैं, उनको हम फोरमैन, निरीक्षक और पर्यवेक्षक बोलते हैं। और ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप और निम्न स्टेप, इनके बीच में जो दिशा निर्देश का काम होता है उनके अनुसार ये काम करता है। अब इसके भी कुछ कार्य होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, कर्मचारियों को चुनना, जो वर्कर्स होते हैं उनको चुनना, और सेकंड मध्य स्तरीय जो सेकंड स्टेप होता है उसके प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना। नेक्स्ट स्टेप के जो प्रबंधक होते हैं उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उनको क्या करना, कर्मचारियों तक पहुंचाना। नेक्स्ट कर्मचारियों में अनुशासन बनाना, कर्मचारियों के बीच में जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में डिसिप्लिन बनाना। कर्मचारियों को सुझाव देना तथा उनकी समस्याओं को हल करना। कर्मचारियों को क्या करना, सुझाव देना कि उनको कैसे कार्य करना चाहिए, उनको कैसे काम को देखना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्या कितनी करनी चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसको यूटिलिटी करना, और उनकी जो समस्याएं होती हैं, वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करना। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारियों को अच्छा काम करने का वातावरण प्रदान करना। कर्मचारियों को क्या करना, वर्कर्स को उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा प्रदान करना, जिससे क्या करें, वो अच्छे से अच्छे काम को कर सकें और उनका मूड भी अच्छा रहे, वो अपने माइंड को अच्छे से सेट कर सके अपने काम के साथ में। नेक्स्ट आपका आता है काम करने के लिए ज़रूरी उपकरणों की व्यवस्था करना। कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको क्या क्या उपकरण चाहिए, वो सभी उपकरण को उपलब्ध कराना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है नियोजन। प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है नियोजन, अर्थात क्या करना, कैसे करना, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना, इसका निर्णय पहले करना प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है कि सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसके द्वारा करना है, इन सभी चीज़ों का निर्णय लेना प्रबंध का पहला कार्य होता है। नेक्स्ट संगठन। नियोजन के बाद प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचान कर उनको बांटना और कर्तव्यों का निर्धारण करना तथा ये निर्धारित करना कि कौन किसके आदेश लेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा। मतलब क्या, नियोजन के बाद में पहला कार्य आपका नियोजन, अब नियोजन के बाद में क्या करना, प्रबंध का दूसरा कार्य क्या है, कार्य को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसके जो कर्तव्य होते हैं उनको निर्धारित करना, और उसके बाद में
कौन सा कार्य किसको करना है, किसके आदेश पे करना है और किसके प्रति उनको जवाब देना है, ये सभी चीज़ों को देखना क्या होता है, संगठन कहलाता है। थर्ड आपका आता है नियुक्तिकरण। प्रबंध का अगला कार्य नियुक्तिकरण है, अर्थात खाली पदों पर योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षण आदि देना। फर्स्ट आपकी क्या हो गई, नियोजन करना, फिर दूसरा आपका हो गया संगठन करना, और तीसरा आपका नियुक्तिकरण, मतलब कंपनी में जो खाली पद हैं, जो वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज पे योग्य कर्मचारी को भर्ती करना, उनको हायर करना, क्या होता है आपका नियुक्तिकरण। फोर्थ आपका आता है निर्देशन। नियुक्तिकरण के बाद में प्रबंध का अगला कार्य होता है निर्देशन, अर्थात कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें काम के लिए प्रेरित करना। नियुक्तिकरण करने के बाद में जब आपने कर्मचारियों को हायर कर लिया, तो कर्मचारियों वर्कर्स को हायर करने के बाद में आप उनको मार्गदर्शित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको दिशा दिखाएंगे कि उनको कैसा कार्य करना है, क्या करना है, और उनको उनके काम को करने के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण, मतलब कंट्रोल। प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है कि कंट्रोल करना, जिसका अर्थ है वास्तविक निस्तान को नियोजित निष्पादन से तुलना करना, कमियों और कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करना। मतलब क्या है, वास्तविक निष्पादन और नियोजित निष्पादन दोनों की तुलना करना। दोनों की तुलना करने के बाद में जो भी कमियां निकल रही हैं, जो भी कमियों के कारण हैं, उनका पता लगाना, और उनको पता लगाने के बाद में उनको सही करना, सुधार करना, मतलब उनके ऊपर सुधारात्मक कार्यवाही करना। अब नेक्स्ट आपका आता है समन्वय। समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनके बीच में क्या करना, एक तालमेल स्थापित करना, जिससे कि क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस बिजनेस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको आसानी से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो उनकी जो विभिन्न क्रियाएं हैं, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल स्थापित किया जाता है, जिससे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनको आसानी से अचीव कर सके। उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय। अब समन्वय की प्रकृति एवं विशेषताएं। समन्वय की कुछ प्रकृति और विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है समन्वय सामूहिक प्रयासों में तालमेल बैठाता है। फर्स्ट क्या है, समन्वय विभिन्न क्रियाओं को एक साथ लेकर चलने में सहायता करता है, और ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्या करता है, विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को एक साथ लेकर चलने में सहायता करता है, और आपके जो पहले से ही निर्धारित किए हुए लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करता है, और उनको प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। इसीलिए इसको समन्वय सामूहिक प्रयासों में तालमेल बैठाना कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करना। समन्वय व्यक्तियों के प्रयासों में एकता लाकर विभिन्न विभागों को जोड़ने में कार्य करता है। क्या है, समन्वय क्या होता है, व्यक्तियों के जो प्रयास होते हैं उन लोगों में एकता लाना, और एकता लाने के बाद में सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ने में कार्य करता है। कौन करता है, समन्वय करता है। नेक्स्ट आपका आता है निरंतर प्रक्रिया। समन्वय एक निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूसली चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, तथा सभी क्रियाओं में हमेशा एकता और संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। समन्वय क्या है, जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं उसमें एकता और संतुलन, बैलेंस बनाए रखने का एक क्या है, बनाए रखने के लिए समन्वय क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया कह सकते हैं हम, या फिर एक प्रक्रिया ही है। समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है। नेक्स्ट आपका आता है सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, जिसमें आपका क्या आता है, समन्वय की ज़रूरत उच्च, निम्न तथा मध्यम तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर होता है। समन्वय की ज़रूरत क्या होती है, समन्वय की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में, तीनों ही स्टेप में आपको क्या होता है, समन्वय की आवश्यकता होती है। ये सभी का उत्तरदायित्व है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करें। तीनों स्टेप्स का उत्तरदायित्व क्या होता है कि वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर क्या करें, समन्वय को स्थापित करें। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय सर्वव्यापी है। समन्वय सर्वव्यापी है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होती है। प्रबंध के जितने भी स्टेप्स होते हैं वहाँ पर हमको समन्वय की आवश्यकता होती ही होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, समन्वय सर्वव्यापी है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय प्रबंध का सार। समन्वय क्या है, प्रबंध का एक सार है।
समन्वय प्रबंध का ही एक हिस्सा है, समन्वय प्रबंध के कार्यों का ही एक भाग है। समन्वय क्या है? एक प्रबंध का हिस्सा है और उसके कार्यों का क्या है? एक भाग है। अर्थात जब एक प्रबंधक प्रबंध के कार्यों को नियोजन, संगठन, निर्देशन आदि कार्य कर रहा होता है, उस वक्त भी वह इन कार्यों के बीच समन्वय स्थापित कर रहा होता है। कहने का क्या मतलब है? समन्वय जो है वो आपका प्रबंध का एक सार है, क्योंकि प्रबंध के जितने भी प्रबंध का एक समन्वय जो है वो प्रबंध का एक हिस्सा है। समन्वय प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उसका एक भाग होता है और प्रबंधक के द्वारा जो कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन आदि के कार्य किए जाते हैं उस वक्त भी उन सभी कार्यों के बीच में भी उसको समन्वय स्थापित करना होता है। इसीलिए समन्वय को प्रबंध का एक सार कहा गया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। समन्वय तथा नियोजन। फर्स्ट, प्रबंधक जब नियोजन करता है उस वक्त भी उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? समन्वय होता है तथा वह सभी विभागों को ध्यान में रखकर नियोजन करता है। प्रबंधक क्या करता है? प्रबंधक जब नियोजन करता है उस वक्त पे उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? समन्वय होता है तथा वह सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए नियोजन करता है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय तथा संगठन। प्रबंधक जब संगठन कार्य कर रहा होता है, प्रबंधक जो होता है जब संगठन कार्य कर रहा होता है उस वक्त भी उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? समन्वय ही होता है और वह उस वक्त भी विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय तथा नियुक्तिकरण। प्रबंध का प्रयास ये रहता है कि सभी पदों पर योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को भरा जा सके। प्रबंधक का प्रयास क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैकेंसी निकली है उन वैकेंसी पे जो भी वर्कर्स को हायर कर रहा है, जिन भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है वो अनुभवी तथा पहले से योग्य हों, तो उन व्यक्तियों को वो हायर करता है। अर्थात नियुक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान भी प्रबंधक का ध्यान किस पर रहता है? समन्वय पे ही रहता है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय तथा निर्देशन। प्रबंधक निर्देशन प्रक्रिया के दौरान अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण तथा नेतृत्व में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है और इन सब के बीच में भी क्या है? उसको समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय तथा नियंत्रण। नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों, उपलब्ध साधनों तथा मानवीय प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है और इस संतुलन स्थापित करने में भी उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? समन्वय। ये 5 आपके कार्य थे किसके? प्रबंधक के, और उसके 5 कार्यों में भी उसको समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप लोगों को चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।